हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज इस श्रृंखला में हमारे साथ जाने माने कवि बूंदी जिले से आते हैं श्री भूपेंद्र राठौर। राठौर साहब ने देश भर में अपनी कविताओं की छाप छोड़ी है और हाड़ौती के लिए गर्व की बात है। आज इनसे इनके जीवन परिचय से लेकर इनके काव्य यात्रा के बारे में हम जानेंगे। आइए बात करते हैं भूपेंद्र राठौर जी से। भूपेंद्र राठौर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राठौर साहब, सबसे पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आपने अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ किया? भाई जन्म सर मेरा हाँ। लाखेरी में हुआ, हाँ। जो बूंदी जिले का एक कस्बा है जी। जिसे विशेषकर सीमेंट के उसमें जाना जाता है। हाँ। और एक कविताओं से दूर दूर तक का कक्षा 8वीं तक कोई लगाव नहीं रहा जी। उसके बाद कक्षा 9 में जब हम हाई सेकेंडरी में आए जी। छोटे स्कूल से थोड़े से बड़े स्कूल में आए, तो वहां पर इस तरह की जैसे कविताएं या एनएसएस वगैरह ये ज्वाइन की। जी। तब हमारा स्कूल में उस समय क्या है, कतबाटी ज्यादा बना करते थे। अरे। तो जैसे अभी मैं बोलता हूँ व्यंग, उसी समय एक 4 लाइन लिखने में आ गई सर। हाँ। हाँ। कि देख मेरे विद्यालय की हालत क्या हो गई सरकार, मेरे गुरुजन उड़ा रहे फटकार, ले ले भांगों की चटकार, ये है कतबाटी दरबार, जे हो विद्यालय सरकार। वाह। और सर वो फिर मैं क्रिकेट की कमेंट्री भी वहां करता था। अच्छा। तो लोग तालियां वगैरह बजाते थे, तो ये वो एक प्लेटफॉर्म मिला। हाँ। उसके बाद जो सबसे बड़ा रहा सर, वो कोटा जब मैं आया तो यहाँ भारतीय हिंदू समिति में गोष्ठी होती है सर जी। हर रविवार को। बिल्कुल। तो उसमें मैं जाने लगा। हाँ। तो मतलब एक जन्मभूमि मान लो सर लाखेरी और कर्मभूमि कोटा। कोटा। तो सर मेज नदी का और चंबल का पानी का जो आशीर्वाद है ना, जी। जी। वो आज ही है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ सर। भूपेंद्र जी, आपने बताया कि जब बड़ी कक्षाओं में आया तब मेरा एक काव्य के प्रति रुचि जागृत हुई और उसके बाद कोटा में भारतीय हिंदू समिति को आपने अपनी पाठशाला माना काव्य यात्रा जी के सर। लिए। तब आप भारतीय हिंदू समिति में जाते थे तो किन किन साहित्यकारों का या कवियों का आपको सानिध्य मिलता था? सर उस समय मतलब एक बार तो सर यूं अजीब सा लगा जी। कि मतलब मेरे लिए तो वो ये मान लो कि एक बहुत स्वर्णिम क्षण था। जी। जो गजेंद्र सिंह जी सोलंकी, जिनकी किताबें हम पढ़ा करते थे, जिनकी कविताएं जी। 6ठी 7वीं 8वीं में, वो बाद में पता चला कि ये कोटा के ही रहने वाले हैं और अपने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह जी रविंद्र सिंह जी, सॉरी रविंद्र सिंह जी के उनके, पिता हैं। हाँ उनके वो पिता भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग उसमें मिले। उसके बाद वेद प्रकाश जी वेद, ऐसे काफी हमारे जो कोटा के जाने माने साहित्यकार हैं। चाहे मंचीयता अलग विषय हो, लेकिन जिन्होंने इतना अच्छा लिखा जिसके शायद अपन चरणों की धूल भी नहीं लिख पाए, उनका सानिध्य मिला। उसके बाद एक माहेश्वरी भवन में सर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें जगदीश सोलंकी जी, कवि अमरावती के किरण जी, नरेंद्र मिश्र जी, ऐसे बड़े बड़े कवि उसमें आए। तब भारतीय हिंदू समिति से 5 कवि उसमें भेजे गए और मैं सबसे छोटा कवि था। तो उस समय जगदीश सोलंकी जी के साथ बैठना, उसमें संतोष आनंद भी थे, जिन्होंने जिंदगी की न टूटे लड़ी वो गीत लिखे। तो उनको पैर छीनाई बहुत बड़ी बात थी, तो वो भी मुझे भारतीय हिंदू समिति ने दिया। बहुत बड़े। भूपेंद्र जी सही कह रहे हैं कि देश के जाने माने संतोष आनंद जैसे कवि के साथ बैठना एक गर्व का विषय होता है और कई सीख भी मिलती है। और उसके बाद आपका कवि यात्रा का जो शुभारंभ है काव्य यात्रा का, वो बढ़ता गया। ऐसा मानते हैं आप? जी सर। भूपेंद्र जी, वैसे प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे, यूं देखा जाए तो? प्रेरणा स्रोत तो वैसे मेरे सबसे पहले श्रोता तो मेरे पिताजी रहे, जो जलदाय विभाग में के कर्मचारी से भी रिटायर हुए। उनको मैं मेरी हर पहली कविता सुनाता था। लेकिन कविता का प्रेरणा स्रोत में मतलब उसे यो माने कि जो आपको सबसे पहले मंच पर लेकर गया, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा
गुरु मान लो या सबसे बड़ा पथ दिखाने वाला मान लो, वो थे देशबंधु दादीज। बहुत जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था हाँ, तो मैं एक बार उनके पास गया कि भाई मु भी कविता वविता मांडू छू, हाँ, अरे मने भी। तो वहां ने की कि ठीक है आज बरूदन में कवि सम्मेलन से गणेश जी का मेला को और हाँ, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर बैठकर चल चाल जो। हाँ, मैं गया, मैंने कविता पढ़ी, जैसी टूटी फूटी जी, लिखी थी और मुझे 5100 रुपए मिले, जी, सॉरी 51 रुपए। जी, जी, अब सर उस समय क्या होता था, एसटीडी पे फोन वगैरह चला करते थे, बिल्कुल, तो मैंने 41 रुपए के फोन मेरी माँ को यही कहने के लिए कर दिए कि आज मैंने कविता पढ़वा का भी पीसा मिल लिया। बहुत सुंदर, तो वो एक ऐसा प्रोत्साहन हुआ कि साहित्य की वैसे कोई कीमत नहीं होती, कविता की कोई जी, कीमत नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन ये है कि जैसे कि आप जॉब नहीं लगते हैं और कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उसके साथ आप एक कवि भी हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं माँ शारदा अगर आपको आशीर्वाद देती है तो बिल्कुल, वो आर्थिक दृष्टि से भी आपको सम्बल एक प्रदान करते संबल हैं, प्रदान करती है, एक मजबूती प्रदान करती है। ये जी, मुझे उस समय सर एहसास हुआ। जी। भूपेंद्र जी, आपने हिंदी के अलावा और किन-किन भाषाओं में अपने गीत लिखे? मैंने राजस्थानी भाषाओं में कविताएं लिखी। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा सर, मैं ये भी बात आज आपके मन से पूरे देश को भी शेयर करना चाहता हूँ जी, कि कोटा में दो ही कवि सम्मेलन हुआ करते थे, एक अखिल भारतीय और एक राजस्थानी भाषा। जी, जी, तो उस समय आदरणीय मुकुट मणिराज जी, दुर्गादान जी, विश्वामित्र जी, दादी जी, इन्होंने मुझे एक संबल प्रदान किया जी, कि अगर आप हाड़ौती में भी थोड़ा बहुत लिखते हैं तो अखिल भारतीय में एक सीमित संख्या होती है और नगर जी, निगम की जिम्मेदारी होती है कि देश से सिर्फ सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन करें। जी, तो जी, आप थोड़ा राजस्थानी में लिखें तो आप बूंदी जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें पढ़ोगे। जी, और इन 3-4 बड़े साहित्यकारों ने मुझे प्रेरणा दी जी, कि मैं कुछ राजस्थानी भाषा में भी लिख पाया। जी। भूपेंद्र जी, आज आपकी कविताएँ और गीत देश भर में सुने जाते हैं और काफ़ी प्रशंसा भी की जाती है। कोई गीत या कविता हो सुनाए दर्शकों को? बिल्कुल, मैं देश में अनेक जो घटनाएं होती है मैं उन पर लिखा करता हूँ, जी, विशेषकर समसामयिक घटनाएं, और उनमें मैं ध्यान रखता हूँ कि देश की अखंडता और एकता भी बनी रहे। जी, और एक विशेष चीज जो मैं रखता हूँ कि अगर ये देश सलाम करे तो कलाम को करे, कसाब को तो ये देश मुर्दाबाद ही कहेगा। बहुत तब मैं कहना चाहता हूँ कि धरती जीती अंबर जीता, जो मैंने तब लिखा जब हमारा चंद्रयान सफल हुआ। जी, धरती जीती अंबर जीता, अब चंदा की बारी है, ध्वज पर चंदा नहीं हमारे, ध्वज चंदा पर भारी है। ईश्वर अल्लाह नानक गौतम सारे साथ खड़े हैं जी, भारत माँ के चंद्रयान का चांद जीतना जारी है, भारत माँ के चंद्रयान का चांद जीतना जारी है। जब राम का मंदिर बना तब भी मैंने लिखा कि आओ मिलकर दीप जलाएं, राम अवध में आए हैं, अंधियारे को दूर भगाकर राम रोशनी लाए हैं, जात पात के बंधन टूटे हम ऐसे दिए जलाएं जी, हर दहरी पर दीप जलाकर वंदे मातरम गाएं जी, हर दहरी पर दीप जलाकर वंदे मातरम गाएं जी। ये देश और राजस्थान के लिए तो इतना कहा गया कि ये तलवार की भी धरती है तो ये भक्ति की भी धरती धरती है। है। तब मैंने लिखा भी सही, अभी भी बहुत सारे ऐसे कुछ विवाद हैं जी, जो देश के पक्ष में भी है और देश के विरोध में भी है। तब भी मैंने लिखा जी, कि चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उचाट कर आ जाता, और शाही राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। क्या बात! क्योंकि ये वो सांप्रदायिक सौहार्द है। और अपन जिस जगह पर बैठे हुए हैं सर, वो तो वो कोटा की धरती जिसके लिए कहा जाता है कि शर्मा जी के मोहल्ले में पीर की मजार और घंटाघर के अंदर देखो चौथ का बाजार। वाह! क्या बात है! तब कहीं मैंने लिखा सर, देश की अखंडता और एकता के लिए कब पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। क्या है राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द, पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था, शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में ये फरमान भी जारी था, खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का आभारी था, एक अकेला हकीम खान भी सब मुगलों पर भारी था, वाह! एक अकेला हकीम खान भी सब मुगलों पर भारी था। क्या बात! क्या सुंदर कविता भूपेंद्र जी आपने सुनाई। भूपेंद्र जी, आपने किन-किन विधाओं में सृजन किया? मैंने अधिकतर व्यंग और ओज में लिखा। जी, उसका जो कारण रहा वो यही रहा कि जैसे कि आज की नौजवान पीढ़ी है, जी, वो अपना एक अलग विचार रखती है, देश की
सरकार के प्रति जी या देश की वर्तमान व्यवस्थाओं के प्रति, लेकिन वो उसको कह नहीं पाती। जी और जब उसको आप कविता के जरिए कहते हैं तो लोगों को एक अच्छा लगता है। बिल्कुल। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी के पक्षधर हो सकते हैं, या आपका विषय है कि आप किसके पक्षधर हैं, जी लेकिन अगर वो पक्ष भी कहीं गलत है तो आप कविता के माध्यम से उसको कह सकते हैं, जबकि आप किसी दल के कार्यकर्ता बन के नहीं कह सकते। बिल्कुल तो सच। ये एक सर एक कवि, पत्रकार, और इसीलिए सर आपके और हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जी बिल्कुल तो ये एक प्रेरणा मिली सर कि मैं ओज में ही लिखूं, बहुत। और जितने भी रस हैं, नवरसों को मिलाकर ही व्यक्ति आनंद ले सकता है, ये तो तय है। जी ये नहीं है कि जीवन में सबसे अच्छा ओज ही है। जी जितने भी रस हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, और हास्य रस, श्रृंगार रस, व्यंग, तो प्रत्येक विधा के जो पूरे भारत में कवि हैं, जी जी तो वो पूरे देश का मनोरंजन करते हैं और एक मैसेज देते हैं। जी इसलिए मैंने कवि का कर्म चुना सर। जी। आपने अपनी पहली कविता कब लिखी थी? सर मैंने पहली कविता, मतलब कविताएं तो जैसे मैंने आपको जी सुनाई कि 11वीं में इस तरह लिख ली थी, लेकिन जो पहली कविता सर मैंने लिखी वो फर्स्ट ईयर के समय मैंने लिखी, जी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। और उस समय उनको हर बात के लिए परेशान किया करते थे जयललिता जी, जी ममता जी। उस समय 1900 जब वो प्रधानमंत्री बने थे, लगभग 99 के जी करीब, और एक बार 13 दिन 13 महीने। हाँ हाँ पर उस समय इसलिए और हो गया कि कवि प्रधानमंत्री बन गया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। है। भूपेंद्र जी, अब तक कितनी रचनाएं आपने सृजित कर ली? सर रचनाएं अगर ऐसे अपन गिने तो जैसे उनकी संख्या है 30-35 के करीब हो सकती है। लेकिन कारण ये है सर कि अ, मंच पर जो हम पढ़ रहे हैं जी वो एक तो उस विषय से पढ़ रहे हैं कि जो वर्तमान जनता को पसंद है। तो वैसे ही सर 15-20 कविताओं का, जैसे कश्मीर है, जी आजादी से लेकर अब तक का भारत है, राम मंदिर है। तो ये ऐसी चर्चित कविताएं सर जिनको मैं मंच पर अभी पढ़ा करता हूँ। जी जैसे 2024 का वर्तमान लोकसभा चुनाव, सुनाओ। तो ये समसामयिक घटनाओं पर जो भी घटनाएं घटती है सर उन पर मैं। जी भूपेंद्र जी, यानी साहित्य सृजन करना, एक मंच से अपनी बात कहना, जी सर। मंच के सामने श्रोता होते हैं और श्रोताओं को बांधना एक कला होती है। तो किस तरह जब आप हजारों की भीड़ में खड़े होते हो और माहौल मतलब थोड़ा अलग हो, तो किस तरह फिर मतलब उन श्रोताओं को अपने दिल में रखते हो? मतलब सर एक जो अपने पूरे दुनिया के श्रोता अलग अलग हैं, जी लेकिन भारत के लोगों की सर और भारत की जो जनता है जी उसकी एक बखूबी है सर कि वो किसी का भी समर्थन करते हो। लेकिन आप कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कोई बात कह रहे हो जिसमें वो जिसके समर्थक है उसकी अच्छाइयां भी आप कह रहे हो और उसकी जी बुराइयां भी आप कह रहे हो, तो वो लोग आपको दिल से सुनेंगे। और बिल्कुल अगर आप मंच पर ये सोच कर खड़े होते हैं कि यार ये किस विचारधारा के लोग हैं, बिल्कुल और अगर आप वही कैसेट शुरू कर देते हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक डर है, बिल्कुल और जो कवि में नहीं दिखना चाहिए। चाहिए। ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर। जी मैंने वर्तमान में देश में दोनों सरकारें बिल्कुल एक ही दल की हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, धारा 370 हटी, बहुत जी अच्छी बात, 3 तलाक जैसे कानून। लेकिन सर जो एक विषय है जिस पर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी थोड़ा चुप है, जी उस पर मैंने लिखा और जिम्मेदारी से लिखा, और ये कहकर लिखा कि माना तुम अभिनंदन को वापस लाने वाले नायक हो। वाह माना तुम अभिनंदन को वापस लाने वाले नायक हो। माना तुम अभिनंदन को वापस लाने वाले नायक हो। जनगण मन में गाया जाए वो भारत अधिनायक हो। यार आपके शासन में सेना ने सीमा लांगी है, यार तभी तो पाकिस्तानी फौजें पीछे भागी है। यार आपके शासन में कोरोना पड़ते देखा है, मोदी जी के साथ देश को हमने लड़ते देखा है। थाली चम्मच और कटोरी हमने खूब बजाए थे जब भारत के चंद्रयान ने गीत खुशी के गाए थे, जब भारत के चंद्रयान ने गीत खुशी के गाए थे। लेकिन इन सारे कर्मों पर बेरोजगारी भारी है, इसीलिए तो रामलला की अवधपुरी भी हारी है। क्या बहुत सुंदर बात आपने कही। यही कवि का कवि तो मन होता है जो वास्तविकता पर टिका होता है, तभी जनता उसको एप्रिशिएट भी करती है।
भूपेन जी, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई है। आपकी आपका अब आगे मन क्या है? जैसे एक साहित्यकार, कवि तो आप हो, साहित्यकार के रूप में क्या आपकी कृति सामने लाने का प्रयास है भविष्य में? बिल्कुल सर, मैं भी पहले इस विषय से बहुत दूर-दूर तक सोचता नहीं था। जी, मैं सोचता था कि जो देश में घटा वो मैंने लिख दिया और उसको मंच पर बोल दिया, जी, और फिर कोई घटना घटी, फिर मैंने लिख दिया और वो जैसे-जैसे पुरानी होती गई, तो वो कविताएँ अपने आप मतलब अ, यूँ मान के चलें कि मंच पर बोलने का विषय नहीं रही। जी, क्योंकि अगर आज मतलब अपन शिखर वार्ता पर बोलें, तो शिखर वार्ता के जो दोनों उस समय के नायक थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जी, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो दोनों ही आज नहीं है। जी, तो उन उन विषयों पर बोलना, तब मैंने कुछ इस विषय पर गंभीरता से लिया और सर मैंने एक हाड़ोती लिखी सर, जी, कोटा जिला, हाँ, बूंदी जिला, बारां जिला और अपना झालावाड़। जी। वो कविता सर मैं हाँ, आज सुनाए, आपके चैनल के बिल्कुल, माध्यम से बिल्कुल हम भी सुनना हाड़ोती क्या चाहेंगे। है। बिल्कुल, बिल्कुल, सुनाए। सबसे पहले सर अब मैं जन्मभूमि से कर्मभूमि की तरफ उठता हूँ। बिल्कुल, जो मेरी जन्मभूमि बूंदी जिला क्या है, आप भी बूंदी जी, से बिल्कुल। जुड़े हुए हो, तो कुछ ऐसे कस्बे और यहाँ आएंगे और जो रह गए शेष जी, वहाँ के निवासियों से मैं क्षमा हूँ। जी, उस कविता में मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके कस्बे भी आए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम बेटे वीर सदाकत हैं, हम सरहद और हिफाजत हैं। हम बेटे वीर सदाकत हैं, हम सरहद और हिफाजत हैं। हम लाखेरी के पत्थर हैं, जो देते सबको टक्कर हैं। हम शेर चमावली माता के, हम बेटे बूंदी गाता के। वाह! हम शेर चमावली माता के, हम बेटे बूंदी गाता के। हम वंशज हाडी रानी के, कुंभा की जबर जवानी के। हम छोटी काशी वाले हैं, हम मस्जिद और शिवालय हैं। वाह! हम छोटी काशी वाले हैं, हम मस्जिद और शिवालय हैं। हम बूंदी तीज के मेले हैं, हम कंचन धाम के चेले हैं। वाह! हम बूंदी तीज के मेले हैं, हम कंचन धाम के चेले हैं। हम छतरी कंबे 84, हम छतरी कंबे 84। हम करवर हिंडोली वासी, हम वाह! करवर हिंडोली वासी। हम कापरेन की नहरें हैं, हम पाटन में भी गहरे हैं। वाह! हम कापरेन की नहरें हैं, हम पाटन में भी गहरे हैं। हम बड़ा खेड़ा के बाले हैं, हम शेर नेनवा वाले हैं। वाह! हम बड़ा खेड़ा के भाले हैं, हम शेर नेनवा वाले हैं। हम उतराना के कंकर हैं, हम कमलेश्वर के शंकर हैं। वाह! हम उतराना के कंकर हैं, हम कमलेश्वर के शंकर हैं। हम देई वाले श्याम धनी, जहाँ ढोक लगाते जना जनी। वाह! हम देई वाले श्याम धनी, जहाँ ढोक लगाते जना जनी। हम इंदरगढ़ की माता जी, हमें डूंगर चढ़ना आता जी। हम मेज नदी का पानी है, हम बेटे राजस्थानी हैं, हम बेटे राजस्थानी हैं। इसके बाद सर आपका हमारा अपना कोटा। हाँ, कोटा सुना है। कोटा मैंने लिखा सर, ये वो धरती है जो शहादत और शहीदों के लिए पूरे देश में जानी जाए। जानी जाती है। हम बेटे मुकुट बिहारी हैं, हम हेमराज भी भारी हैं। वाह! हम बेटे मुकुट बिहारी हैं, हम हेमराज भी भारी हैं। हम अजय आहूजा बेटे हैं, जो फर्ज निभा कर लेटे हैं। हम कोटा की गरम कचोरी हैं, दुश्मन से जोरा जोरी है। हुँ, हम कोटा की गरम कचोरी है, दुश्मन से जोरा जोरी है। हम 57 के अंगारे, हमने मेजर बर्टन मारे। हम कश्मीर से लेकर गुवाहाटी, प्रसिद्ध यहाँ की चौपाटी। वाह! हम कश्मीर से लेकर गुवाहाटी, प्रसिद्ध यहाँ की चौपाटी। हम मुकुटमणि राज की हाड़ोती, कवि सोलंकी की हिंदी है। बूंदी 12 दो आंखें हैं, कोटा माथे की बिंदी है। वाह! हम मुकुटमणि राज की हाड़ोती, कवि सोलंकी की हिंदी है। बूंदी 12 दो आंखें हैं, कोटा माथे की बिंदी है। हम कोटा माथे की बिंदी है। हम सुंदर शहर इटावा है। हम सुंदर शहर इटावा है, हम दरा के पपड़ी मावा है। हम सुंदर शहर इटावा है, हम दरा के पपड़ी मावा है। हम हम खातोली भी तगड़ी हैं, हम तो दिगोत की पपड़ी हैं। हम केतून विभीषण वाले हैं, सांगोत के नाण निराले हैं। हम केतून विभीषण वाले हैं, सांगोत के नाण निराले हैं। हम उत्तर यहाँ कुनाड़ी है, दक्षिण में दादाबाड़ी है। हम उत्तर यहाँ कुनाड़ी है, दक्षिण में दादाबाड़ी है। हम यहाँ रामगज मंडी है, हम एलन और तलवंडी है। हम यहाँ रामगज मंडी है, हम एलन और तलवंडी है। हम कोटा के दशवारे हैं, हम गुरु नानक के गुरुद्वारे हैं। हम 7 अजूबे अड़े हुए, या गणपति देखो खड़े हुए। हम 7 अजूबे अड़े हुए, या गणपति देखो खड़े हुए। हम माँ चंबल का पानी है, हम बेटे राजस्थानी हैं। बहुत सुंदर। पूरे हाड़ौती के कस्बों का आपने वर्णन कर दिया और यहाँ इसके के बाद मेन फिर हमारा बारा और झालावाड़, वो भी आज अपन इसी मंच से सुनेंगे। जी, जी, फिर हमारा बारा आता है, हाँ, जो कोटा से अलग होकर बना।
हम धरा नहीं है दंगों की, हम धरा नहीं है दंगों की, हम धरा फाग और चंगों की, हम सुंदर कस्बा अंता है, हम तो 12 की जनता है, हम सुंदर कस्बा अंता है, हम तो 12 की जनता है, हम गांव में लीपे गेरू हैं, हम गांव में लीपे गेरू हैं, छबड़ा में घास के भेरू हैं, हम मांग रोल की खादी हैं, हम कविताओं के आदी हैं, हम मांग रोल की खादी हैं, हम कविताओं के आदी हैं, हम बाबू बंजारा यादवेंद्र, हम बाबू बंजारा यादवेंद्र और मालव जी की धारा है, सीताबाड़ी से शाहाबाद तक यार हमारी 12 है, सीताबाड़ी से शाहाबाद तक यार हमारी 12 है, हम छबड़ा में शंकर भोले हैं, हम छबड़ा में शंकर भोले हैं, भोजन में पूड़ी छोले हैं, हम अटरू की अमर कहानी है, हम 12 की डोल सुहानी है, हम अटरू की अमर कहानी है, हम 12 की डोल सुहानी है, हम माँ परवन का पानी है, हम बेटे राजस्थानी है, हम माँ परवन का पानी है, हम बेटे राजस्थानी है। अब आता है सर अपना झालावाड़, जो मध्य प्रदेश राज्य से मिलता हुआ हमारा जिला, मालवी और हाड़ौती का पुट जिसकी भाषा में दिखता हो। सही बात है। हम धरती लाडा लाडी की, हम धरती लाडा लाडी की, हम भूमि बेरोल गाड़ी की, हम झालावाड़ की नारंगी, हम वाद यंत्र हैं सारंगी, हम झालावाड़ की नारंगी, हम वाद यंत्र हैं सारंगी, हम झालावाड़ के झाला हैं, हम बच्चन की मधुशाला है, हम झालावाड़ के झाला हैं, हम बच्चन की मधुशाला है, हम धरा शेर और चीतों की, दा दुर्गा दान के गीतों की, हम धरा शेर और चीतों की, दा दुर्गा दान के गीतों की, हम पत्थर जैसे टीले हैं, हम गागरोन के कीले हैं, हम पत्थर जैसे टीले हैं, हम गागरोन के कीले हैं, हम संत पीपा की अनुयायी, हम झालावाड़ की तरुणाई, हम मुगलों से भी डरे नहीं, हम कभी चाकरी करे नहीं, हम माँ परवन का पानी है, हम बेटे राजस्थानी है, हम बेटे राजस्थानी है। आपने तो चारों जिलों का, पूरे संभाग का वर्णन अपने काव्य यात्रा में करा दिया। बस वो आपके उसी जो आपने विषय कहा था ना सर कि ऐसा कुछ हो जिसको मतलब हम कहीं दस्तावेज तो नहीं कह सकते पर कभी ये कह सके, जैसे आदरणीय जगदीश जी सोलंकी ने लिखा बदनाम बस्ती, मुकुट जी मणिराज का ओड़मा, आदरणीय दुर्गा दान सिंह जी गोड़ साहब का वो पारंपरिक गीत जो आज तो हर मंच पर हो बज रहा है, गजमण गजमण। तो सर कम से कम एक ऐसी कविता है, मैं तो इनके गीतों के सामने तो चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन ये कोशिश की सर एक हाड़ौती लिखने की। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर कविता लिखी और वास्तव में दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद सर। भूपेंद्र जी, अब आगे आपका क्या मन है कि काव्य यात्रा आपकी जारी रहेगी निरंतर? काव्य यात्रा आपके आशीर्वाद से और पूरे देश में जो मुझे चाहने वाले हैं उनके प्रयासों से ये लगातार, जहां तक माँ शारदा मुझे ये शक्ति देती रहेगी, आप बड़ों के आशीर्वाद से मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी, तब तक मैं देश में वो तमाम विषयों पर लिखता रहूंगा सर, जो अगर सच होगा तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, लेकिन अगर आपने कहीं गलत किया तो देश की जनता आपसे जवाब मांगती है और आप उसका उत्तर दीजिए। ये मैं विषय जरूर रखता रहूंगा सर। ये थे हमारे साथ युवा कवि जिन्होंने देश भर में अपना नाम रोशन किया है। हिंदी और राजस्थानी भाषा में इनके गीत कविताएं सामने आई है। इनका लेखन एक सच्चा लेखन है, यानी जो दिखता है वो ये लिखते हैं। तो मंचों से भी लोग काफी सुनते हैं। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।